अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एम.आर. जेम्स की एक अंग्रेज़ी कहानी से माखूज पुरअसरार दास्तान। ये कहानी शुरू होती है 1690 से। ये वो दौर था जब पूरे यूरोप में एक अजीब किस्म की तोहम परस्ती अपने पूरे अरूज पर थी। आज का महज़्ज़िब, तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता यूरोप उस वक्त एक जनूनी शिद्दत पसंदी से गुजर रहा था। 1430 से लेकर 1830 तक यूरोप में 1 लाख औरतों को चुड़ैल होने के शुबे में कत्ल कर दिया गया था। इस सारे अमल को चर्च की पुष्टपनाही हासिल थी। अमूमन जिस औरत पर चुड़ैल होने का शक गुजरता उसे बगैर किसी तहकीक या सबूत के फांसी पर लटका दिया जाता। ये उसी जमाने की बात है। इंग्लैंड के एक दूर दराज कस्बे में एक तन्हा बूढ़ी औरत रहती थी जिस पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। उस औरत का नाम मिसेस मदरसिवल था। उस औरत के घर के करीब ही एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसका नाम कास्टर निगम हॉल था। उस हवेली के मालिक का नाम सर मैथ्यूज था। उस हवेली के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था जिसकी शाखें उस हवेली की दीवारों को छूती थीं। ये कहानी उसी दरख्त से मुतल्लिक है। सर मैथ्यूज एक दौलतमंद जागीरदार था। उसने कई दफ़ा अपने दोस्तों से जिक्र किया कि जब भी पूरा चांद होता है तो उसकी हवेली के पड़ोस में रहने वाली औरत मिसेस मदरसिवल उसके घर के बाहर उगे हुए बड़े से पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके हाथ में एक अजीब किस्म का चाकूनुमा हथियार होता है जिसकी मदद से वो पेड़ की शाखों को काटने की कोशिश करती है, और इस सारे काम के दौरान में वो मुसलसल कुछ न कुछ बुड़बुड़ाती भी रहती है। एक बार सर मैथ्यूज ने उस औरत को पुकारा और उसके पीछे भी लपका। जब वो अपने बेडरूम से निकलकर दरख्त तक पहुंचा तो मिसेस मदरसिवल दरख्त से उतरकर अपने घर के पिछवाड़े में गायब हो गई। सर मैथ्यूज ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस, नींद से बोझल, अपनी आंखें मसलती हुई दरवाजे पर नमूदार हुई। जब सर मैथ्यूज ने उससे उसके अमल की वजाहत चाही तो वो हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं तो कई घंटे से अपने कमरे में सो रही थी। उसकी बात सुनकर सर मैथ्यूज हैरान रह गया और चुपचाप अपने घर वापस आ गया। अगले रोज जब उसने इस वाक़े का जिक्र अपने दोस्तों के सामने किया तो सबकी मुत्तफ़िका राय यही थी कि ये औरत जिसका नाम मदरसिवल है यकीनन जादूगरनी या चुड़ैल है। इसे मार देना चाहिए। अब सारा गांव मदरसिवल के खिलाफ हो चुका था। फौरन चर्च से राब्ता किया गया और मदरसिवल को फांसी देने का फैसला कर लिया गया। मरने से पहले मदरसिवल चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, मगर वहां उसकी सुनने वाला कोई ना था। सब सिर्फ फैसले पर अमल करने वाले थे। मदरसिवल को सर मैथ्यूज के घर के बाहर उगे हुए उसी पेड़ की एक मोटी सी शाख पर लटकाकर फांसी दे दी गई। मरते वक्त उसने जो आखिरी अल्फाज अदा किए वो बहुत अजीब थे। उसने कहा, आज के बाद इस घर में कोई मालिक नहीं रहेगा, सब मेहमान रहेंगे। मदरसिवल को तो फांसी दे दी गई थी, मगर फांसी के बाद सर मैथ्यूज को एक बेचैनी और जुर्म का एहसास हुआ। उसने अपने दोस्त मिस्टर वॉकर से अपनी इस पशेमानी का इजहार किया तो वो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, परेशान मत हो, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। मुझे यकीन है कि वो एक खतरनाक औरत थी। वॉकर के इन अल्फाज से सर मैथ्यूज मुतमईन हो गया। उसी शाम सर मैथ्यूज और वॉकर बातें करते हुए हवेली के बाग में टहल रहे थे। शाम का धुंधलका गहरा होता जा रहा था। अचानक सर मैथ्यूज ने उस बड़े दरख्त की तरफ इशारा किया और तकरीबन चीखते हुए बोला, ये कौन सा जानवर है जो उस दरख्त से नीचे उतर रहा है? ये बहुत अजीब लग रहा है। वॉकर ने फौरन उस दरख्त की तरफ देखा मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। सर मैथ्यूज फिर चिल्लाया, गौर से देखो, उसकी 4 टांगे हैं। अरे हर जानवर की टांगे 4 होती हैं मैथ्यूज, इसमें नई क्या बात है? तुम शायद मजाक कर रहे हो वॉकर, वहां सचमुच कोई जानवर है। कोई भी नहीं है सर मैथ्यूज, तुम्हें वहम हुआ है। शाम के अंधेरे में दरख्त और झाड़ियों के साए की वजह से तुम्हें कोई धोखा हुआ है। वॉकर ने उसे तसल्ली दी। सर मैथ्यूज ने दोबारा दरख्त की तरफ देखा तो अब वहां कुछ ना था। वो भी उसे अपने दिमाग का खलल समझकर चुप हो गया और वॉकर को शब बखैर कहता हुआ हवेली के अंदर चला गया। वॉकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह जब सर मैथ्यूज अपने मामूल के खिलाफ
पूरे 6 बजे अपनी ख्वाबगाह से बाहर ना आया तो उसके मुलाजमीन को बहुत हैरत हुई। उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, 6 के बाद 7 और फिर जब 8 बज गए तो उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। सर मैथ्यूज़ के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। कई बार दस्तक देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब ना मिला तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उनका खदशा दुरुस्त था। सर मैथ्यूज़ का बेजान जिस्म बेड पर पड़ा था, मुर्दा और मुकम्मल स्याह। पूरे जिस्म पर कोई जख्म या निशान नहीं था। कमरे में सब कुछ हस्बे मामूल दिखाई दे रहा था, सवाए इसके कि खिड़की खुली हुई थी। मुलाजमीन को पहले तो जहर का शुबा हुआ, लेकिन जिस डॉक्टर को बुलाया गया उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली और वो सर मैथ्यूज़ की मौत की कोई हकीकी वजाहत पेश ना कर सका। जब सर मैथ्यूज़ के दोस्त वॉकर को इस हादसे की इत्ला मिली तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कास्टर निगम हॉल की तरफ भागा। उसे सर मैथ्यूज़ के सराहने किताब पढ़ी नजर आई। ये किताब शायद मैथ्यूज़ सोने से पहले पढ़ रहा था। उसमें खास सफ़े पर निशानी लगी हुई थी। वॉकर ने जब उसे खोला तो सबसे पहले जिस अबारत पर उसकी नज़र पड़ी वो लर्जा देने वाली थी। वहाँ लिखा था, इसे काट दो। वॉकर इन अल्फाज के मायने समझने से कासिर था। सर मैथ्यूज़ की ख्वाबगाह को ताला लगा दिया गया और ये कमरा अगले 40 साल तक बंद रहा। अब इस हवेली का मालिक सर मैथ्यूज़ का पोता सर रिचर्ड्स था। वो इसी हवेली में मुकीम था। आजकल वो इस कदीम आबाई हवेली के कुछ हिस्सों की तामीर व मुरम्मत और तज़य्युन व आराइश में मसरूफ़ था। उसने घर के करीब मुकामी चर्च को भी वसी करने का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश पैदा हो सके। इस गर्ज से चर्च से मुल्हिक कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा भी इस्तेमाल करना पड़ा। जगह हासिल करने के लिए कब्रिस्तान में मौजूद कुछ कब्रों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला हुआ। उन्हीं कब्रों में एक कब्र मिसेस मदर सिवल की भी थी, वही औरत जिसे सर मैथ्यूज़ के ज़माने में चुड़ैल और जादूगरनी करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस कब्र के खुलने की खबर सुनकर गांव के लोग पुरजोश हो गए। उन्होंने ये सारी कहानी सुन रखी थी, इसलिए वो उसको देखने के लिए उमड़ पड़े। मगर जब मिसेस मदर सिवल की कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर खौफजदा हो गए कि वो कब्र तो बिल्कुल खाली थी, न जिस्म, न हड्डियां, न खाक। हर कोई इस अनहोने वाक़े पर चकरा कर रह गया। सबसे ज्यादा हैरत और परेशानी सर रिचर्ड्स को थी। उस रात वो अपने कमरे में पूरी तरह सो भी ना सका। तमाम रात अजीब सी बेचैनी रही। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। सांस सीने में घुटती महसूस हुई। कभी यूं लगता जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पर्दे अपने आप बगैर हवा के हिलने लगते। सहरी के करीब उसकी आंख लग गई। पर्दे चूंकि अपनी जगह से हटे हुए थे, इसीलिए जल्द ही सूरज की किरणों ने सर रिचर्ड्स को नींद से बेदार होने पर मजबूर कर दिया। रात भर की इस बेचैनी के बाद उसने फैसला किया कि वो अपना कमरा तब्दील कर लेगा और किसी पुरसकून कमरे को ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उसने अपने एक मुलाजिम से एक बेहतर कमरा चुनने में मदद करने को कहा। उसने इस वसीओ अरीज हवेली का हर कमरा देखा, मगर कोई कमरा पसंद ना आया। कोई बहुत ठंडा था तो किसी में घुटन थी, किसी की खिड़कियां मर्जी के मुताबिक न थी तो कहीं शोर बहुत था। हर कमरे को देखते हुए आखिरकार वो उसी लॉक कमरे के सामने पहुंच गया जिसे 40 साल पहले ताला लगाया गया था और आज तक दोबारा खोला नहीं गया था। ये उसके दादा की ख्वाबगाह थी। इस कमरे का ताला खोलो, उसने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। ये सुनते ही मुलाजिम बिदक कर चंद कदम पीछे हट गया। ये मुलाजिम उसके दादा सर मैथ्यूज़ के ज़माने का था। उसने उसे ताला ना खोलने और अंदर ना जाने के लिए कायल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर सर रिचर्ड्स ना माना। जनाब, आपके दादा की मौत के बाद से किसी ने इस दरवाजे को कभी नहीं खोला। इसके अलावा वो मनहूस पेड़ खिड़की के बिल्कुल बाहर है। ये दरख्त इस घर के लिए बहुत बदकिस्मत साबित हुआ है सर रिचर्ड्स। मुलाजिम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की, मगर सर रिचर्ड्स ने उसकी एक ना सुनी। मुलाजिम के हाथ से चाबी ली और खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसे अंदर कुछ भी गैर मामूली महसूस ना हुआ। यहाँ तो कोई गैर मामूली बात नहीं जेम्स, उसने अपने मुलाजिम को मुखातिब किया और कमरे की खिड़की खोल दी। जब उसने ऐसा किया तो देखा कि दरख्त कितना लंबा और स्याह था। उसकी शाखें कमरे के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। सर रिचर्ड्स ने मुलाजिम से कमरे की सफाई करने को कहा।
उसी लम्हे बैरूनी दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज उभरी। शायद कोई मुलाकाती आया था। सर रिचर्ड्स ने मेहमान को वहीं बुलाने की हदायत की। एक मुलाजिम मुलाकाती को उस कमरे में ले आया जहां सर रिचर्ड्स खड़ा पुरानी पेंटिंग्स और दादा की किताबें देख रहा था। सर रिचर्ड्स, बेवक्त मुदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम विलियम वॉकर है। मेरे दादा आपके दादा के दोस्त थे। मेरे पास आपको पहुंचाने के लिए कुछ कागजात हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई विलियम, सर रिचर्ड्स ने कहा। फिर वो अपने मुलाजिम जेम्स से कहने लगा, मेरे कपड़े और दूसरी चीजें इसी कमरे में पहुंचा दो। आज से मैं यहीं सोया करूंगा। उसके बाद सर रिचर्ड्स अपने मेहमान विलियम वॉकर को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया। वहां उसने अपने मेहमान की मशरूब से तवाज़े की और खुद वो कागजात देखने लगा जो विलियम वॉकर उसके लिए लेकर आया था। उनमें उसे सर मैथ्यूज की पुरअसरार मौत के दिन के बारे में वॉकर के बनाए हुए कुछ नोट्स मिले। अच्छा, सर रिचर्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना दिलचस्प। ऐसा लगता है मेरे दादा की किताब ने उनकी मौत के दिन एक मशवरा दिया था और आपके दादा ने सोचा कि ये ख्वाबगाह की खिड़की के बाहर उस पुराने दरख्त के बारे में हो सकता है। इसे काट दो, ये इस किताब ने उनसे कहा। ये वो पहले अल्फाज थे जो आपके दादा ने मेरे दादा की मौत के दिन उस किताब में देखे थे। क्या आपके पास अब भी वो पुरानी किताब मौजूद है? विलियम वॉकर ने पूछा। सर रिचर्ड्स ने फौरन विलियम्स को बुलाकर हदायत की तो वो ये पुरानी किताब सर मैथ्यूज की ख्वाबगाह से तलाश करके ले आया। किताब की धूल मिट्टी झाड़कर उसे साफ किया गया। अब सर रिचर्ड्स ने कहा, चलो मैं भी अब उसी तरह करता हूं जैसे आपके दादा वॉकर ने किया था। मैं इस किताब के किसी भी सफ़े को खोलकर पहले अल्फाज पढ़ूंगा। यह कहकर उसने किताब खोली और उसकी नज़र उन अल्फाज पर पड़ी, तुम मुझे सुबह ढूंढोगे और मैं यहाँ नहीं हूँगा। सर रिचर्ड्स ये अल्फाज पढ़कर सोच में पड़ गया। उसे ख्याल गुजरा कि ये अल्फाज दरख्त के बारे में है, इसलिए उसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि अगले दिन उस दरख्त को काट दिया जाए। लेकिन सर रिचर्ड उस दरख्त को कटते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। उस रात ठीक आधी रात को एक अजीब और खौफनाक जानवर सर रिचर्ड के बिस्तर से छलांग लगाकर उतरा और खामोशी से खिड़की की तरफ भागा। वो उस पुराने और बड़े दरख्त की सायादार शाखों में गायब हो गया। उसे देखने के लिए वहां कोई नहीं था, लेकिन अगली सुबह मुलाजमीन को सर रिचर्ड्स की लाश मिली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसके दादा की मिली थी, मुर्दा और मुकम्मल तौर पर स्याह पड़ी थी। जब विलियम वॉकर को सर रिचर्ड्स की मौत की खबर मिली तो उसके जहन में फौरन कल वाले अल्फाज उभरे जो सर रिचर्ड्स ने किताब से पढ़े थे, तुम मुझे सुबह ढूंढोगे और मैं यहाँ नहीं हूँगा। वो फौरी तौर पर कास्टर निगम हॉल पहुंचा जहां रिचर्ड्स का सारा खानदान और मुलाजमीन का हजूम पुराने दरख्त के गिर्द जमा था। सर रिचर्ड्स का आखिरी हुक्म यह था कि हमें इस दरख्त को काट देना चाहिए। जेम्स ने वजाहत की और फिर धीमी आवाज में कहने लगा, और इस दरख्त के बारे में कुछ बहुत अजीब है जनाब। ये खोखला है, शायद इसके अंदर कोई जानदार रहता है। शाखों के करीब इसके तने में एक बड़ा सा सुराख है। बागबान ने अपनी सीढ़ी दरख्त के साथ लगाई और अंदर देखने के लिए ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने सुराख से अंदर झांका, उसके चेहरे पर खौफ छा गया और उसने एक जोरदार चीख मारी। नीचे से देखने वाले बहुत से लोग चीख सुनकर भागने लगे। बागबान खुद सीढ़ी से गिरा। उसकी जलती हुई मशल खोखले दरख्त के अंदर जा गिरी। दरख्त के अंदर आग भड़क उठी। दरख्त तेजी से जलने लगा। हजूम ने देखा कि एक अजीबुल खलकत जानवर दरख्त से निकलकर तेजी से एक तरफ भागने लगा। उसकी शक्ल और जिसामत को देखकर लोग खौफ से चीखने लगे। ये जानवर एक बहुत बड़ी मकड़ी की तरह नजर आता था। उसका कद एक आदमी के सर के बराबर था और उसके बालों पर सफेदी छाई हुई थी। देखते ही देखते वैसा ही एक और जानवर उस खोखले तने से निकला और पहले के पीछे भागा। देखो, एक और है, किसी और ने चिल्लाकर कहा। काफी देर तक लोग उन खौफनाक जानवरों को यके बाद दीगरे आग से बचने की कोशिश करते देखते रहे और फिर उन्हें लाठियों से मार डाला। आखिरकार आग बुझ गई और विलियम वॉकर, मुलाजिम जेम्स और कुछ बहुत बहादुर लोग जले हुए दरख्त के अंदर देखने लगे। वहां उन्हें किसी इंसान की हड्डियां मिली। डॉक्टरों ने उसका मुआयना करने के बाद बताया कि ये एक औरत की लाश थी जिसकी मौत 1690 के लगभग हुई थी और ये वही साल था जब मिसेस मदर सिवल को फांसी दी गई थी।